नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एजुकेशनल साइकोलॉजी यूनिट नंबर 5 किशोर अधिगमकर्ता के लिए अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं। और आज के इस वीडियो में हम जो 5वीं यूनिट का जो तीसरा पॉइंट है शिक्षण प्रतिमान, उस तीसरे पॉइंट का आज ये दूसरा वीडियो होगा जिसमें हम अग्रिम संगठन और वैज्ञानिक प्रच्छा प्रतिमान, इन दो प्रतिमानों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछला जो वीडियो था उस पिछले वीडियो में हमने जो तीसरा पॉइंट है शिक्षण प्रतिमान, इस तीसरे पॉइंट का जो सबसे फर्स्ट बिंदु था शिक्षण प्रतिमान, उसकी परिभाषा, शिक्षण प्रतिमान क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और उसके जो प्रमुख प्रमुख तत्व हैं उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी थी। और मैंने उस वीडियो में आपको बताया भी था कि ये जो आगे के जो पार्ट हैं अग्रिम संगठन, वैज्ञानिक प्रच्छा, सूचना प्रक्रम, सहकारी अधिगम, ये आपके तभी समझ में आएंगे जब आप इस वीडियो को देखेंगे। यदि आपने 5वीं यूनिट के तीसरे पॉइंट का पहला वीडियो नहीं देखा है तो ये जो आज का जो वीडियो है वो आपके कम समझ में आएगा। इसीलिए मैंने एक फर्स्ट वीडियो बनाया था, उसमें सारी जो प्रमुख प्रमुख जो जानकारी थी, ताकि आपके ये जो तीसरा पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ जाए, वो सारी जानकारी मैंने उस वीडियो में अपलोड करी है। तो इस वीडियो को देखने से पहले यदि आपने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो अवश्य देख लें। तो आज के वीडियो में जैसा आपको मैंने बताया अभी, दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान और एक वैज्ञानिक प्रच्छा प्रतिमान। उसके बाद में इस तीसरे पॉइंट का तीसरा वीडियो भी हम बनाएंगे जिसमें हम सूचना प्रक्रम और सहकारी अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो 5वीं यूनिट है उसका हमने जो पहला पॉइंट है उसका भी एक वीडियो बनाया था, दूसरा जो पॉइंट है उसका भी एक ही वीडियो बना था, उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है इसके 3 वीडियो बनेंगे और चौथे पॉइंट का भी एक ही वीडियो बन जाएगा। और हमारी ये जो 5वीं यूनिट है वो परसों तक हम इसको समाप्त कर देंगे। उसके बाद लास्ट एक छठे नंबर की यूनिट हमारी बचेगी और इसी के साथ मैनेजमेंट के कोर्स की तरह हमारा जो फर्स्ट ग्रेड का जो साइकोलॉजी का कोर्स है वो भी हमारा पूरा हो जाएगा। तो चलते हैं आज की विषय वस्तु की तरफ। तो सबसे पहला हमारा जो प्रतिमान है उसका जो नाम है वो है अग्रिम संगठन प्रतिमान या फिर प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और जैसे हर वीडियो में हर टॉपिक में मैंने जो महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं जैसे हर वीडियो में बताई है, उसी तरह से इसमें भी जो सारी जो बातें हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अग्रिम संगठन जो प्रतिमान है उसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है। तो इसके प्रतिपादक हैं डेविड आसुबेल। पिछले वाले वीडियो में भी मैंने 20-25 प्रतिमान बताए थे और वहाँ पर मैंने आपको एक सारणी बनाने के लिए कहा था। एक तरफ आपको प्रतिमान का नाम लिखना था और दूसरी तरफ उसका जो प्रतिपादक है उसका नाम लिखना है। तो आज का जो अग्रिम संगठनात्मक जो प्रतिमान है, तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यही है कि इसके प्रतिपादक कौन है, डेविड आसुबेल। विस्तार से पुनः विश्लेषण ब्रूस जायसी और मार्सा व्हील ने किया। यानी जो अग्रिम संगठनात्मक जो प्रतिमान है इसका विस्तार से पुनः विश्लेषण किया गया और पुनः विश्लेषण किसके द्वारा किया गया, जायसी और व्हील के द्वारा। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में उसमें इनका शॉर्ट नाम दिया था, जायसी और व्हील। तो आपको पूरा भी नाम याद रख सकते हैं, ब्रूस जायसी, मार्सा व्हील, और शॉर्ट नाम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब एक छोटी सी परिभाषा है उसको आपको याद रखना है। ये परिभाषा भी आसुबेल ने ही दी है कि कमी विधियों में नहीं, विधियों को ठीक तरह से प्रस्तुत करने में है। तो यहाँ प्रश्न परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न इसमें से बन सकता था, इसलिए मैंने ये परिभाषा लिखी है। तो ये परिभाषा दी है डेविड आसुबेल ने। अध्यापक द्वारा अधिगम तथा शिक्षण से जुड़ी हुई निम्न 3 समस्याओं से एक साथ निपटने का कौशल दिखाया जाए। तो डेविड आसुबेल कहते हैं कि अध्यापक जो पाठ्यक्रम जो कक्षा में पढ़ाता है तो उस समय जो छात्रों द्वारा अधिगम और शिक्षक द्वारा जो शिक्षण से जुड़ी हुई निम्न 3 समस्याओं से एक साथ निपटने का कौशल दिखाया जाए। तो अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान का उद्देश्य यही है कि कक्षा शिक्षण से जुड़ी हुई, अधिगम से जुड़ी हुई ये जो 3 समस्याएं हैं, इन समस्याओं से एक साथ निपटा जा सके। तो कौन कौन सी हैं वो समस्याएं। तो पहली समस्या है कि ज्ञान का व्यवस्थीकरण कैसे होता है। यानी जो भी हम ज्ञान, जो भी पाठ्य वस्तु के माध्यम से
पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जो ज्ञान हम प्रदान कर रहे हैं उसका जो व्यवस्थीकरण, उसकी जो व्यवस्था है वो कैसे हो। दूसरी समस्या है जो शिक्षण के समय कक्ष में आती है कि नवीन सूचनाओं का प्रक्रियाकरण हमारे मस्तिष्क द्वारा कैसे किया जाए। यानी जो भी नई सूचनाएं हम प्रदान कर रहे हैं उन सूचनाओं का प्रक्रियाकरण यानी उसको प्रक्रिया में किस तरह लाया जाए, ये बात मस्तिष्क द्वारा कैसे उसको स्थापित किया जाए। तीसरा बिंदु है यानी तीसरी जो समस्या है वो ये है कि नई विषय सामग्री को विद्यार्थियों के समक्ष किस प्रकार के अनुदेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाए। यानी जो हमने दूसरे पॉइंट में जो अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं पढ़ी हैं, अनुदेशन के बारे में जो जानकारी प्राप्त की है, उन्हीं से रिलेटेड ये बिंदु है कि जो भी नवीन सामग्री है उसको विद्यार्थियों तक किस तरह से पहुंचाया जाए। उस नवीन विषय वस्तु को पहुंचाने के लिए कौन कौन से अनुदेशनों का प्रयोग किया जाए या किस अनुदेशन द्वारा उसको प्रस्तुत किया जाए, ये तीनों जो समस्याएं हैं जिसको एक साथ निपटा जा सकता है। अब हम जो हमारे जो प्रतिमान का नाम है उसकी यहाँ पर परिभाषा है कि अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान का अर्थ क्या होता है वास्तव में। तो अग्रिम संगठकों से तात्पर्य पढ़ाए जाने वाले विषय की प्रस्तावना हेतु काम में लाई जाने वाली ऐसी अधिगम सामग्री से है जिसे प्रकरण विशेष या सीखे जाने वाले कार्य के पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये परिभाषा है कि अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान, हमारे प्रतिमान का नाम है ये। तो इसमें जो चीज़ें प्रयोग में लाई जाती है उनको हम कहते हैं अग्रिम संगठक। तो अग्रिम संगठक क्या होते हैं उसी को यहाँ समझाया है कि जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जाती है उस विषय वस्तु की जो प्रस्तावना होती है उस प्रस्तावना में काम ली जाने वाली जो अधिगम सामग्री है, कौन सी अधिगम सामग्री, जो प्रकरण विशेष यानी जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं या जो छात्रों को सिखा रहे हैं उससे पहले जो प्रस्तुत की जाती है उस अधिगम सामग्री को ही हम अग्रिम संगठक कहते हैं। शब्द से ही क्लियर है, अग्रिम का मतलब होता है पहले। यानी शिक्षा दी जाने वाली विषय वस्तु को पढ़ाने से पहले जो संगठक प्रयुक्त किए जाते हैं उसको हम अग्रिम संगठक कहते हैं। अग्रिम संगठक दो प्रकार के होते हैं। तो अगला बिंदु है कि इनके जो प्रकार हैं वो कितने हैं। तो अग्रिम संगठक दो प्रकार के होते हैं। एक है विवरणात्मक जिसको हम व्याख्यात्मक भी कहते हैं, नाम से ही क्लियर है, जहाँ पर जिस संगठक का जो प्रस्तुतिकरण है वो विवरण या व्याख्यात्मक रूप से किया जाए उसे हम विवरणात्मक अग्रिम संगठक कहते हैं। दूसरा है तुलनात्मक या अग्रिम संगठक, यानी जहाँ पर दो चीज़ों के बीच में तुलनात्मक जहाँ पर अध्ययन करवाया जाए अग्रिम संगठकों के द्वारा उसे हम तुलनात्मक अग्रिम संगठक कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखने बात यही है कि अग्रिम संगठक कितने प्रकार के होते हैं और दोनों के आपको नाम भी याद रखना है। अब अग्रिम संगठक किस तरह से होता है उसका एक छोटा सा उदाहरण यहाँ बताने का प्रयास किया है। प्रभुसत्ता, समाजवाद, जनतंत्र या गणतंत्र आदि भारतीय संविधान के अग्रिम संगठक सिद्ध हो सकते हैं। यानी हमने अग्रिम संगठक की जो परिभाषा है उसमें पढ़ी कि विषय वस्तु की प्रस्तुति से पहले जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिन तत्वों का प्रयोग किया जाता है उसे हम अग्रिम संगठक कहते हैं। तो मान लीजिए कक्ष में जो अध्यापक है वो भारतीय संविधान को पढ़ाना चाहता है। तो भारतीय संविधान को पढ़ाने से पहले यदि वो इन चार चीज़ों के बारे में बताए, जैसे प्रभुसत्ता, समाजवाद, जनतंत्र, गणतंत्र आदि के बारे में बता करके और फिर संविधान को वो शुरू करता है, तो इस संविधान को शुरू करने में ये जो चार चीज़ें हैं ये क्या कहलाएंगी, ये अग्रिम संगठक कहलाएंगे। यानी संविधान पढ़ाने से पहले इनका प्रयोग हुआ है, इसीलिए इनको हम अग्रिम संगठक कहते हैं। तो इस उदाहरण से आपके जो अग्रिम संगठक जो शब्द है वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपको समझ में आ गया होगा कि अग्रिम संगठक का तात्पर्य आशुबेल का क्या रहा है। डेविड आशुबेल के अनुसार अग्रिम अर्जन में आगमनात्मक प्रणाली का अनुसरण उपयुक्त रहता है। तो डेविड आशुबेल कहते हैं कि अग्रिम अर्जन में यानी जो चीज़ हम अग्रिम अर्जन कर रहे हैं, पहले सीख रहे हैं, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने से पहले जो जो चीज़ें हम सीख रहे हैं उसमें आगमनात्मक प्रणाली का अनुसरण यदि करते हैं तो बहुत ही उपयुक्त रहता है। आगमन का मतलब होता है, उदाहरण से
और विषय वस्तु की ओर। इसको दूसरी भाषा में समझे तो इसका मतलब है सरल से कठिन की ओर। यानी पहले हमें जो अग्रिम जो संगठन है, अग्रिम जो तत्व हैं, वहाँ पर सरल चीज़ों का हमें प्रयोग करना चाहिए और उसके बाद कठिन चीज़ों का हमें प्रयोग करना चाहिए। आशुबेल ने विषय वस्तु व मानसिक प्रक्रिया दोनों को मिलाकर के सार्थक मौखिक अधिगम सिद्धांत बनाया। तो यहाँ प्रश्न है कि सार्थक मौखिक अधिगम किसके द्वारा दिया गया, तो उसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा डेविड आशुबेल। या फिर दूसरा प्रश्न इसमें से बनता है कि डेविड आशुबेल के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया सार्थक मौखिक अधिगम सिद्धांत, वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो वहाँ पर हमारा जवाब होगा विषय वस्तु और मानसिक प्रक्रिया दोनों को मिलाकर के इस सिद्धांत को बनाया गया, इसका निर्माण किया गया है। अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान के तत्व, जैसे कल परिचयात्मक वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोई सा भी प्रतिमान हो, उस प्रतिमान के वहाँ पर मैंने 4 तत्व बताए थे, आपको अच्छी तरह से याद भी होगा। उन 4 तत्वों में पहला था उद्देश्य, दूसरा था संरचना, तीसरा था सामाजिक प्रणाली और चौथा होता था मूल्यांकन। तो जैसे ही हम हमारे पाठ्यक्रम में ये जो निर्धारित जो प्रतिमान हैं 4, उनमें भी हम इन चारों तत्वों को हमें याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये तत्व ही है हर प्रतिमान में जो आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है। तो अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान के जो 4 तत्व हैं उनमें देखते हैं। तो सबसे पहला जो तत्व था उद्देश्य, तो तथ्यों का बोध कराना। तो यानी अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान का उद्देश्य है कि जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसके तथ्यों का बोध कराया जाए। संरचना की बात करें तो इस संगठन का प्रयोग करते समय पहले सामान्य बातें और फिर विशेष बातें, जैसा हमने ऊपर भी पढ़ा था कि डेविड आशुबेल कहते हैं कि अग्रिम संगठनों का प्रयोग करते समय हमें आगमनात्मक प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए, यानी सरल से कठिन की ओर। उसी बात को यहाँ कहा है कि पहले सामान्य चीज़ें और फिर विशेष चीज़ों की यहाँ पर बात की जाती है। तो ये हो गई प्रणाली। उसके बाद में तीसरा जो तत्व है प्रतिमान का, वो है सामाजिक प्रणाली। इस सामाजिक प्रणाली में हम पढ़ते हैं छात्र और शिक्षक का जो संबंध है, जो भूमिका है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो हम संगठनात्मक जो प्रणाली पढ़ रहे हैं उसमें जो सामाजिक प्रणाली है वहाँ शिक्षक का स्थान प्रधान, यानी अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान की बात करें तो इस प्रतिमान में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण होता है। मूल्यांकन की बात करते हैं तो मौखिक रूप से निबंधात्मक प्रश्नों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी मूल्यांकन में हम यही पढ़ते हैं कि इस प्रकार के प्रतिमान में कौन सी परीक्षा का या किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। तो अग्रिम संगठनात्मक जो प्रतिमान है इसमें मौखिक परीक्षा का प्रयोग किया जाता है और मौखिक रूप से जो प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं जिनको मूल्यांकन में शामिल किया गया है वो प्रश्न होते हैं निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ, यानी दोनों तरह के प्रश्नों को इस अग्रिम संगठनात्मक या प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसा हम देख रहे थे कि आज हम 2 प्रतिमानों के बारे में पढ़ेंगे, तो उसी के साथ हमारा ये जो पहला प्रतिमान है ये पूरा होता है। आज का हमारा दूसरा जो प्रतिमान है वो है वैज्ञानिक प्रच्छा प्रतिमान। तो यह भी 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आपको पहला जो बिंदु है वो याद रखने योग्य यही है कि वैज्ञानिक प्रच्छा प्रतिमान कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा जवाब हो जाएगा 2 प्रकार का। पहला है प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान और दूसरा है जैविक विज्ञान प्रच्छा प्रतिमान। इन दोनों में ही जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से वो पहला है प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान। तो इसीलिए इसको थोड़ा डिटेल से हम पढ़ते हैं। प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान, इसकी जो सारी जानकारी है वो यहाँ पर मैंने आपके द्वारा जो वीडियो देखा जा रहा है इसमें जो नोट्स टाइप मैंने बनाए हैं। तो सबसे पहले जैसे अग्रिम संगठनात्मक जो प्रतिमान था उसका प्रतिपादक था डेविड आशुबेल, उसी तरह से प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान के जो प्रतिपादक हैं जिन्होंने ये प्रतिमान प्रतिपादित किया उनका नाम है जे रिचार्ड सकमैन। तो ये नाम याद रखना आपको। सकमैन ने ब्रूनर तथा हंट की भांति संज्ञानात्मक व्यवहार से सूचना संसाधन सिद्धांत के आधार पर इसका विकास किया। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो दूसरा बिंदु है वो यही है कि सकमैन ने प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास किसके आधार पर किया।
तो हमारा जवाब हो जाएगा सूचना संसाधन सिद्धांत। अगला प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सूचना संसाधन सिद्धांत किसने दिया, तो वहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ब्रूनर और हंट के द्वारा। तो इस तरह से इसमें 3-4 महत्वपूर्ण बात है एक ही पॉइंट में, तो सारे की सारी आपको याद रखनी है। अब प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान के तत्व, तो जैसे हमने प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान के 4 तत्व पढ़े थे, उद्देश्य आदि, उसी तरह से इसके भी जो चारों तत्व हैं वो हम देखते हैं। तो पहला तत्व है लक्ष्य या उद्देश्य, जिसको हम उद्देश्य भी कहते हैं, कि बौद्धिक क्षमताओं व कौशलों का विकास, छात्र स्वयं उत्तर की खोज का प्रयत्न कर सके। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि छात्र में बौद्धिक क्षमताओं का विकास कर सके, छात्र में कौशलों का विकास किया जा सके और छात्र में ऐसी योग्यता उत्पन्न की जा सके कि वह स्वयं उत्तर की खोज करने का प्रयत्न करे। तो ये हमारा प्रच्छा प्रतिमान का उद्देश्य। संरचना की बात करें तो संरचना में यहाँ पर 3 चरण हैं। तो सबसे पहले चरण में समस्यात्मक परिस्थितियों में संघर्ष, यानी बालक के सामने समस्यात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं और उन समस्यात्मक परिस्थितियों से बालक संघर्ष करता है। तो ये संरचना का पहला चरण है। दूसरे चरण में पूछताछ, यानी दूसरे चरण में ये जो समस्यात्मक जो परिस्थिति है इसके बारे में जो छात्र है जो अधिगम करता है वो पूछताछ करता है। और अंतिम चरण पर छात्र तथा शिक्षक मिलकर के और जो प्रच्छा कौशल है उनका विश्लेषण करते हैं। तो इस तरह से इस प्रतिमान की जो संरचना है इसके 3 चरण हैं। और इसका जो परिचयात्मक जो वीडियो था तीसरे पॉइंट का, वहाँ पर मैंने आपको संरचना के बारे में बताया भी था कि संरचना का मतलब होता है जो चीज़ कक्षा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसका स्वरूप क्या होगा। तो इसी तरह से यदि हम प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका जो स्वरूप होगा वो इस तरह से होगा। इन 3 चरणों से उसका जो स्वरूप है वो गुजरता है। तीसरा जो तत्व है वो है सामाजिक प्रणाली। शिक्षक नियंत्रक के रूप में शिक्षक तथा छात्र दोनों एक दूसरे के सहयोग प्रदान करते हैं। तो जैसा हमने प्रच्छा प्रशिक्षण का जो संरचना था उसके लास्ट जो तीसरा चरण था उसमें हमने पढ़ा था कि तृतीय चरण में छात्र और शिक्षक मिलकर के समस्या से संबंधित प्रच्छा कौशलों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ सामाजिक प्रणाली में भी उसी बात को आपको याद रखना है कि शिक्षक तथा छात्र दोनों एक दूसरे का सहयोग प्रदान करते हैं, यानी दोनों ही सहयोगात्मक रूप से इस प्रतिमान में सहयोग करते हैं। छात्रों को समस्याओं की अनुभूति कराने के लिए शिक्षक अनेक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो इस प्रतिमान में जो शिक्षक है वो छात्रों को समस्याओं की अनुभूति कराने के लिए, ताकि छात्रों को जो जो समस्याएं उनका अनुभव हो सके, इसके लिए अनेक उदाहरण प्रस्तुत करता है। मूल्यांकन की बात करें तो प्रायोगिक परीक्षाएं ली जाती हैं। जैसे हर में किसी में मौखिक परीक्षा ली जाती है, किसी में लिखित परीक्षा होती है, किसी में निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग होता है, किसी में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग होता है। तो इसी तरह से जो प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान है इसमें जो मूल्यांकन है उसमें प्रायोगिक परीक्षाएं ली जाती हैं। तर्क व चिंतन तथा सृजनात्मकता का इसमें मापन किया जाता है। तो ये चारों तत्व आपको याद रखने हैं। प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान में 3 विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी हैं? तो पहली विशेषता है सृजनात्मकता की जांच हेतु व्यूह रचना इसमें की जाती है। दूसरी विशेषता है कि इसमें सृजनात्मकता की भावना होती है। और तीसरा इसमें स्वतंत्रता और स्वायत्तता निहित होती है। तो ये हमारा जो वैज्ञानिक प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान था उसका जो पहला था प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान, वो हमने पढ़ लिया है। दूसरा इसका जो प्रकार है वो है जैविक विज्ञान प्रच्छा प्रतिमान। इसके जो प्रतिपादक हैं वो है जोसेफ जे स्क्वाब। दोनों के अलग अलग हैं इसलिए दोनों को अलग याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोनों जो प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान हैं उनमें पहला ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए उसकी ज़्यादा हमने डिटेल से जानकारी प्राप्त करी है। और दूसरा जो प्रकार है जैविक विज्ञान प्रच्छा प्रतिमान, इसके केवल जो 4 तत्व हैं उन्हें ही हमें याद रखना है। तो पहला तत्व है लक्ष्य या उद्देश्य। छात्रों को जैव वैज्ञानिकों की तरह खोज करना सिखाना, यानी इस प्रतिमान का उद्देश्य है कि छात्रों में ऐसी योग्यताएं विकसित की जा सके ताकि वे भी जैव वैज्ञानिकों की तरह खोज कर सके, उनके तरह कार्य कर सके। संरचना की बात करें
तो पिछले वाले में 3 सोपान थे, 3 चरण थे, इसमें 4 चरण है संरचना में। पहला चरण है छात्रों के समक्ष खोज के क्षेत्र को रखा जाना। दूसरा है समस्या का स्वरूप तैयार करना ताकि छात्र पहचान सके। तीसरा है समस्या का चयन करना और चौथा है समस्या का समाधान करना। तो इस तरह से ये चारों चरण आपको इस स्वरूप के रूप में, संरचना के रूप में याद रखना है वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रतिमान में। तीसरा है सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली में छात्र और शिक्षक की जो बात होती है, वहाँ हम देखते हैं कि छात्र को ग्रहण करने वाले समुदाय के रूप में लिया जाता है। सहयोग व सद्भावनापूर्ण वातावरण पर बल। तो यहाँ पर जो छात्र है उसकी भूमिका होती है ग्रहण करने वाले समुदाय के रूप में, और सहयोग व सद्भावनापूर्ण वातावरण पर यहाँ बल दिया जाता है। जैसे पिछले वाले में भी पढ़ा था कि छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर के समस्याओं का हल करते हैं। मूल्यांकन छात्रों द्वारा संकलित आंकड़ों की व्याख्या के स्तर के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पर जो परीक्षा होगी, यहाँ पर जो मूल्यांकन किया जाएगा, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य है कि जो चीज़ सिखाई गई है उस चीज़ को छात्रों ने कितना सीखा, उसका प्रभाव छात्रों में कितना रहा, इन सब चीज़ों की जांच करना ही मूल्यांकन है। तो इस चीज़ का मूल्यांकन करने के लिए इसमें क्या किया जाता है कि छात्र जो आंकड़े हैं उनको संकलित करते हैं अपने अनुसार, और उन संकलित आंकड़ों की जो शिक्षक है वो व्याख्या करता है, और व्याख्या के स्तर के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो 2 प्रतिमान थे हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित, एक तो अग्रिम संगठन प्रतिमान और दूसरा वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान, दोनों के बारे में जितनी भी जो जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अगले वीडियो में हम जो शेष जो प्रतिमान है, सूचना प्रक्रम प्रतिमान और सहकारी अधिगम प्रतिमान, इनको इसी तरह से तत्वों के साथ, विशेषताओं के साथ, और कौन से मनोवैज्ञानिक ने इनका प्रतिपादन किया, उन सभी चीज़ों के साथ अगले वीडियो में हम वापस आपसे मिलते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट और लाइक करके और फीडबैक अवश्य दो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।